नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर हुए। हालांकि आज भी सीज फायर एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर के पूरा देश असमंजस में है। देश की सरकार ही नहीं साफ कर पाई। चुनावी रैलियों में कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ट्रंप बताता है कि सीज फायर हो गया है। बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन जो भी हो, ऑपरेशन सिंदूर गुजरे हुए अब वक्त हो चला है। लेकिन अब तक तमाम आशंकाओं और सवालों के बादल छटे नहीं, क्योंकि हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से बहुत चीजें साफ नहीं की। जो भी हमारे सामने सच आया है वो हमारी पराक्रमी वीर सेना की तरफ से, सेना के अफसरों की तरफ से। सेना के 3 बड़े अफसरों ने अलग अलग बयान में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना के पराक्रम को भी बताया है और क्या क्या लैप्सेज है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है वो भी बताया। हालांकि फिर मैं रिपीट कर दूं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उस पर मौन है, खामोश। सीडीएस, देश के सबसे बड़े जनरल, मैं कहता हूं अक्सर, सीडीएस अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा। जब वो सिंगापुर में गए तो सिंगापुर में उन्होंने साफ साफ बताया कि विमान गिरे हैं, लेकिन वो गिनती जरूरी नहीं है। हमने कैसे रेक्टिफाई किया और फिर हमने कैसे पाकिस्तान को तहस नहस किया, उसके तमाम एयरबेस को, सैन्य ठिकानों को तहस नहस किया, महत्वपूर्ण है। हमारे लिए भी यही महत्वपूर्ण। हमारे इंडोनेशिया में, जकार्ता में अटैची कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो फैसला किया था उसी वजह से हमारा शुरुआत में नुकसान हुआ और फिर हमने रिकवरी की। हमारे डिप्टी आर्मी चीफ राहुल आल सिंह ने तो और भी खोल करके रख दिया कि युद्ध पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, पीछे चीन लड़ रहा था और उसने हमको लैब के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप फिर खामोश थी। जाने दीजिए, राजनीति को किनारे रख दीजिए। आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बहुत महत्वपूर्ण बात, देश के सामने वो कड़वा सच रखा है जो आज की तारीख में इस देश का सिविलियन नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सिविलियन ने व्यक्ति के भीतर ही देश ढूंढना शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति में ही देश तलाश रहा है, लेकिन आर्मी कभी नहीं व्यक्ति में देश तलाशती है। आर्मी की खूबी है कि वो बोलते हैं तो सच बोलते हैं, वो देश के लिए बोलते हैं। जरा एक खास मेहमान है और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिगेडियर साहब को जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम लाइए सामने। स्वागत है सर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। मैं तो नतमस्तक, जैसे ही आप लोग आते हैं हमारे सामने मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। फिर मैं खबर दिखाता हूँ सीडीएस साहब ने हमारे कहा क्या है। लाइए खबर, लाइए सीधा न्यूज पे आइए। सेल्फ रिलायंस इन यूएवीज, काउंटर अननेम्ड एरियल सिस्टम्स, स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव फॉर इंडिया, सीडीएस चौहान। अब हिंदी में ले आइए, थोड़ा हिंदी भाषी हम लोग हैं तो और कंफर्टेबल हिंदी में समझाते हैं। कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते। सीडीएस बोले, विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बनाएगी नहीं, बना रही। स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी। देश के सबसे बड़े जनरल का बयान है। इस देश में हालांकि अब तो किसी को भी ट्रोल कर दिया जाता है, किसी को भी ट्रोल कर दिया जाता है। देश में राष्ट्रवाद इतना प्रखर स्वरूप में अपने आ गया है कि पता नहीं सीडीएस साहब को ही ना ट्रोल कर दे भक्त। मैं इसके बाद सीडीएस साहब की बाइट, जनरल की बाइट सुनवाना चाहता हूं, क्लिप, फिर सवाल जवाब पे आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में है, गौर से सुनिए। You cannot win with yesterday's weapon systems in today's warfare. In fact, today's warfare has to be fought with tomorrow's technology. Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production, results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. Another important aspect of this capability is that foreign weapons and sensors, their capabilities are known to all,
and adversaries can predict our tactics and doctrinal concepts based on the capabilities of this particular system. So you may have today on very modern aircrafts air-to-air missiles, so say ranges are known to us, so are they known to the adversaries also? And the moment if they are imported, then obviously the adversary can keep out of those ranges and develop tactics accordingly. So this becomes a severe limitation. But if you are developing systems which you own, their capabilities are not known to the enemy, and that may add an element of surprise when actually you are face to face in the initial encounters at least. So when we design, make and innovate at home, we secure our secrets, cut costs, retain the initiative to scale up production, and maintain round-the-clock readiness. Our Honorable Raksha Mantri has rightly said that Atmanirbharta is not a choice, it's part of a duty. चलिए, ब्रिगेडियर साहब नेटवर्क इशू हुआ था, बस आ रहे हैं, आ गए, स्वागत है। एक पार्ट और है, इस पार्ट में था जो उससे थोड़ा अलग, एक पार्ट और है, छोटा सा क्लिप सर, बस आपको 30 सेकंड और इंतजार करवाऊंगा, बस ले आइए, सुनाइए, क्योंकि जनरल साहब को सुनना जरूरी है, उसी पर चर्चा है, सुनवाइए। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. The good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? चलिए, ये दोनों बात आ गई, नुकसान वाली बात और हमें क्या क्या करने की जरूरत है, वो भी बात आ चुकी है। बहुत बड़ा संकट ये है देश के सामने कि मैं लगातार सोशल मीडिया फॉलो कर रहा हूं, उसमें एक हिस्सा काट करके जश्न मनाया जा रहा है कि हमारे सीडीएस साहब ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सैन्य नुकसान नहीं हुआ, कोई नागरिक नुकसान नहीं हुआ, और उस पोजीशन को बड़े प्लान्ड तरीके से जो भक्त मंडली है वो उसको वायरल कर रही है। असली सवाल, जो प्रश्न देश के लिए गंभीर है, उस पर चर्चा नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, जो बात सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कही है आर्मी के लिए, क्या इस पर आज हमें गंभीर होने की जरूरत नहीं है? चाहे वायुसेना है, अभी राजस्थान में एक क्रैश हुआ, क्रैश में 2 पायलट गए, 2 पायलट की शहादत, एक पायलट बहुत महत्वपूर्ण होता है, 2 पायलट की शहादत इस देश के लिए एक झटके के समान है। ये नागरिक नहीं है, वो पायलट है, इस देश के धरोहर है, पूंजी है। 2 पायलट की शहादत हुई। हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी, इसकी बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? जरा खुल करके सेना की खुल करके स्थिति आप रखिए, जो आपने देखा है, क्योंकि आपसे बेहतर हम तो उसका 100वां हिस्सा भी नहीं बता सकते सर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने करीब 37 वर्ष सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, और जनरल अनिल चौहान मेरे क्लासमेट भी होते हैं, और मैं बचपन से उन्हें जानता हूं, और वो शुरू से ही अपने बिल्कुल जो कहते हैं ना, करेज ऑफ कन्विक्शन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आज अगर ये रैंक हासिल किया है तो केवल अपनी जो कहते हैं डिसिप्लिन, अपनी डेडिकेशन, अपनी कर्तव्य निष्ठा की वजह से किया है। कोई भी युद्ध अगर आप देखें तो ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें दोनों तरफ की सेनाओं का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये कोई रजनीकांत की फिल्म नहीं है कि साहब उन्होंने गोली चलाई और आपने गोली हाथ से पकड़ ली। तो ये लाजमी है कि दुश्मन दोनों तरफ से, चाहे वो हमारी सेना हो, चाहे वो पाकिस्तान या कोई और देश की सेना हो, दोनों एक प्रोफेशनल आर्मी है, और दोनों ने अपना जो प्रदर्शन किया था वो बेहतरीन किया था, लेकिन भारत ने उनको आउटस्मार्ट किया। देखिए, प्लानिंग बहुत जरूरी है किसी भी ऑपरेशन में, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो आपकी डिफीट 100% है। लेकिन केवल प्लानिंग से ही आप ऑपरेशन को सक्सेसफुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली गोली जब फायर होती है या पहला गोला गिरता है, तभी आपकी जो प्लानिंग है इट गोज फॉर ए 6। तो आपको दोबारा अपने आप को री इंजीनियर करना पड़ता है, रीओरिएंट करना पड़ता है, और उसके बाद अपनी रणनीति तय करनी पड़ती है। इसीलिए जो हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है ऑफिसर्स का, तो हम उसे 5 दिन तक सेलेक्ट करते हैं, और 5 दिन तक उस बच्चे को हम देखते हैं कि उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि नहीं,
कि वो विषम स्थितियों में डिसीजन ले सकता है, वो अपने जो मेन हैं, जो अपने नीचे जो ट्रुप्स है उनको लीड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो डिसीजन है ऑन ग्राउंड या जो लड़ाई के क्षेत्र में है वो सर्वोपरि है, क्योंकि उसके पास ना कोई कम्युनिकेशन है उस समय, ना कोई उसके पास रसद आ रही है, ना कोई रिइंफोर्समेंट आ रही है। तो ये कहना, और मैं सीडीएस साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि देखिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साहब रफाल गिराए गए हमारे, और पाकिस्तान ने जिस तरह से दावा किया है, उन्होंने तो साहब 42 रफाल हमारे गिरा दिए, और इतने तो हमारे पास हमने इंपोर्ट भी नहीं किए। तो हाँ। पाकिस्तान तो सन 71 से लेके सन 65 से लेके 71 तक और कारगिल तक यही झूठ बोलता रहा है, क्योंकि उनके यहाँ तो जितने युद्ध आप हार जाएं उतना ही प्रमोशन लोगों का होता रहे, उतना ही वो अपनी जो आवाम है उनका खून चूसते हैं, अपनी आवाम को वो गुमराह करते हैं, उनको बर्बाद करते हैं। भारत की एक बहुत बढ़िया प्लानिंग रही, ये ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया गया, और भारत ने ये कर दिखाया कि किस तरह की प्रोफेशनल डिफेंस फोर्सेस हमारी हैं, किस तरह से हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम किसी देश के बाशिंदों के खिलाफ नहीं हैं, किसी मिलिट्री के खिलाफ नहीं हैं, और हमने केवल उन्हीं टारगेट्स को एंगेज किया, डिस्ट्रॉय किया, जहां दहशतगर्दी हो रही थी, जो उनके मरकज थे, जहां से वो इस तरह की जो मशीन है उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। तो भारत ने ये करके दिखाया कि साहब अगर हम उन पे अटैक कर सकते हैं तो बगल की दीवार भी नहीं हिलेगी, और हमारा, जैसे डोवाल साहब ने कहा था कि साहब हमारा कोई कांच भी नहीं टूटा, और पाकिस्तान ने भरसक प्रयास किए गए, हमने उनके ज्यादातर जो एयरफील्ड से उनको बिल्कुल इनऑपरेटिव कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया। कुराली देखिए जहां एवैक्स रखे थे उनको एकदम खत्म कर दिया। तो ब्रह्मोस का जिस तरह से वार हुआ, और भी जो बाकी वेपनरी का इस्तेमाल किया गया, वो बताता है कि इक्विपमेंट जरूरी नहीं है, उसके पीछे जो इंसान है, जो सोल्जर है, जो सैनिक है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो उसका जज्बा है, जो उसका जुनून है, वो ज्यादा जरूरी है, और वही कामयाब होता है। सन 65 की लड़ाई में देखिए आप, पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक्स दिए, सबसे बेहतरीन टैंक्स दिए, लेकिन उसकी शिकस्त हुई। सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद ने उनको बिल्कुल कब्रगाह बना दिया गया साहब, बैटल ऑफ असल उत्तर में। तो ये सब चीजें बताती है कि किस तरह से भारत ट्रेनिंग पे जोर देता है, प्रोफेशनलिज्म पे जोर देता है, सोल्जरिंग पे जोर देता है, और वही पूरे विश्व ने देखा। और वर्ल्ड की ज्यादातर जो मीडिया है वो यही बताती है कि किस तरह से भारत ने न तो इस सिचुएशन को एस्केलेट किया, न उसने कोई इस तरह के सिविलियन टारगेट्स को एंगेज किया, उसने केवल दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के केवल खिलाफ उसने एक्शन लिया है, और भारत ने ये प्रण किया है कि साहब अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी जारी है क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई ऑपरेशन लॉन्च करती है तो वो उसे विधिवत रूप से क्लोज करती है। अगर इस तरह की कोई वारदात दोबारा होती है तो अब सशस्त्र सेनाओं को पूछने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन जारी है, केवल आदेश मिलते ही हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो एक्शन में आ जाए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो बात मुख्य, जो पूरे इस डिस्कशन का जो केंद्र है, वो है कि डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस को पूरे के पूरे, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उसको तकनीकी रूप से उन्नत करना। और ये साफ साफ, मतलब इसमें कोई गोल मोल इशारा नहीं किया है, सीडीएस साहब ने साफ साफ कहा है कि अब हम पुराने, क्योंकि जिस फेज में युद्ध जा चुका है, ऑपरेशन सिंदूर से जो सीख मिली कि जिस फेज में अब साइबर वॉरफेयर में हम जा चुके हैं, अब हम टेक्नोलॉजी में, युद्ध में नई नई तकनीकें, ड्रोन हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि ड्रोन का ऐसा इस्तेमाल होगा। शादी ब्याह से युद्ध में पहुंच गया ड्रोन। शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन को कवर करते करते ड्रोन युद्ध के मैदान में वो विध्वंस कर रहा है। तो ऐसे माहौल में जो उनका कहना है कि अब हमें ये निर्भर न रहे कि अमेरिका की तरफ मुंह देखते रहें, तेजस का एक इंजन आ गया तो हमारे यहाँ जश्न मन रहा है। देखिए, इसको सोचने की वाली बात है। तेजस का एक इंजन आया, सब मीडिया में एक इंजन और आ गया, एक इंजन और आ गया। बताइए, ये एक, हम कहते हैं हम सुगरू बनेंगे, हम वर्ल्ड पावर है, एक इंजन आने पे हमारे यहाँ दिवाली बन रहा है, 83 इंजन आने हैं। तब तो सोचिए पूरे साल के लिए हो गया सरकार का जश्न, सरकारी जश्न मनाते रहे हम लोग, एक इंजन आज और आया। हम क्यों नहीं हम उस दिशा में आगे बढ़ते, गंभीरता से अपने देश को खाली आत्ममुक्त बनाने के बजाय कि नहीं हम बन रहे हैं वर्ल्ड लीडर, क्यों हम रियल वर्ल्ड लीडर बनने की तरफ नहीं बढ़ते? हम R&D पे पैसा क्यों नहीं, R&D पर
मैं तो कह रहा हूं कि आपका 1000वां हिस्सा भी नहीं मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी R&D पर भारत की सेना में कितना खर्च हो रहा है? दुनिया में सबसे कम पैसा R&D पर भारत में खर्च होता है, दुनिया में सबसे कम। जो बड़ी कंट्रीज है, बिल्कुल मैं घाना, सूडान और माली की बात नहीं कर रहा, बड़ी कंट्रीज में सबसे कम। R&D पे क्यों नहीं पैसा खर्च करते? क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी के बारे में करते? फ्रांस से हमने राफेल लिया, राफेल का जो कोड था जिसके जरिए उसमें हम अपने हथियारों को लोड कर सके, वो कोड हमको राफेल ने नहीं दिया, इतना फ्रांस ने नहीं दिया, इतना महंगा सौदा हमने किया था। ये बहुत सारे सवालात हैं, और ये सवाल आर्मी से जुड़े नहीं है। आर्मी तो अपनी बात कहती है, जैसे जनरल चौहान ने बोल दिया। ये काम है इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप का। बिल्कुल ब्रिगेडियर आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए आर्मी का काम है कि वो अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रोजेक्ट करे, और हाँ, क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं जिसमें डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस सेक्रेटरी को और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अवगत कराया जाता है कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस किस लेवल की हैं, और क्या हमारी जो वॉइड्स हैं या जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है जिसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। आपको याद हो कारगिल युद्ध, क्योंकि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, तब जनरल वेद मलिक ने भी यही कहा था, वीपी मलिक ने ये हाँ, कहा था कि साहब हम वी विल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव। तो हाँ, क्योंकि जब तक ये बाबूडम, मुझे याद है जॉर्ज फर्नांडिस साहब कारगिल के बाद जब एक बार सियाचिन गए थे, तो उन्होंने पूछा था कि साहब यहाँ जवान क्यों सामान ढो रहे हैं? तो उन्होंने पूछा वो स्नो स्कूटर्स कहाँ हैं जो हमने सैंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खरीद के दिए थे। तो वहां जो ब्रिगेडियर साहब तैनात थे उन्होंने कहा कि साहब यहाँ कोई स्नो स्कूटर नहीं आया अभी तक, और जवानों को ही पीठ पे अपना रसद ढोनी पड़ती है। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले आदेश दिया था कि जितने बाबू लोग हैं या जितने भी आईएएस या वो जो लॉबी है जो इससे केस से रिलेटेड थी, उन सबको बिठा के सियाचिन भेजा जाए, तब उनको पता लगेगा कि किन विषम स्थितियों में हमारे जवान वहां लड़ रहे हैं। तो ये जिस तरह की, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा मुद्दा रेज किया था कि एक इंजन पे हम इतने बिल्कुल कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो हाँ, उसमें देखिए एक, क्योंकि हमने R&D को कभी तवज्जो नहीं दी। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में, देखिए आज ही अपने ग्रुप कैप्टन शुक्ला वापस आए हैं एक बहुत सक्सेसफुल मिशन करके, लेकिन हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा नाम है, लेकिन एक हम इंजन नहीं बना पाए। और ये हाँ। तेजस का जब हम सर्विस में थे तब से सुन रहे हैं, आज हम रिटायर हो गए हैं, अभी भी यही चल रहा है कि साहब तेजस का इंजन बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो सर हमारे यहाँ सब 19 कुछ है। 19 में कावेरी इंजन से शुरू हुआ था, तब से आज तक नहीं बना पाए। बिल्कुल। तो ये जब तक हमारे जो साइंसदान हैं या जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब तक इन पे तवज्जो नहीं देगी, इनको टाइमलाइंस नहीं देगी, इनका एक वर्क ऑडिट नहीं होगा, तब तक यही दिशा चलती रहेगी। सीडीएस चौहान साहब के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल, बल्कि मैं 528% सहमत हूँ। 28% जीएसटी भी लगा दिया है मैंने, क्योंकि उसमें ये कि साहब आप जब तक आप बोरोड वेपन्स पे या इक्विपमेंट पे निर्भर रहेंगे, तब तक आप एक सुपर पावर नहीं बन सकते। आप रीजनल पावर तो हम हैं। और देखिए वो बिल्कुल उसी तरह है कि आप जब तक घर में खाना बनाना नहीं शुरू करेंगे, होटल में, रेस्टोरेंट में आप 2-4 दिन तो खाना अच्छा लगता है, फिर वो आपके पेट पे और आपकी जेब पे दोनों पे भारी पड़ता है। और वही भारत में हो रहा है। तो जब तक हम देखिए अपना जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है उसको डेवलप नहीं करेंगे, और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया साइंसदान हैं, क्योंकि बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां भी, अमेरिका में भी ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो भारतीय चला रहे हैं, हमारे ही लोग वहां काम कर रहे हैं। तो भारत को चाहिए कि एक युद्ध स्तर पे इस चीज पे तवज्जो दे, इस पे पैसा डिवोट करे, और ये जो साइंसदान हैं और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, उनको एक ऐसी टीम बनाई जाए जो उनको टाइमलाइंस दी जाए कि तब तक हमें ये इक्विपमेंट फील्ड करना पड़ेगा, और इसमें जो खामियां होंगी, इंप्रूवमेंट तो हमेशा होता है, बदस्तूर होता है, लेकिन जब तक हम इन खामियों को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम टाइमलाइन से दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक हम एक सुपर पावर का सपना नहीं देख सकते। और भारत को ये बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हम केवल इसी बात से खुश हो जाते हैं कि साहब इसमें 55% इंडिजीनियस सामान लगा है, इसमें 60% लगा हुआ है। वो चीज अब बिल्कुल कहते हैं ना, वो जमाने लग गए। अगर आप देखिए आज का जो वॉरफेयर है वो बड़ा कॉस्टली वॉरफेयर, आप देखिए एक एक जहाज कितना कॉस्टली है। आप ऑपरेशन सिंदूर में, मैं तो कहता हूँ हमने एक बहुत बड़ा जो एम अचीव किया है वो ये है कि हमने पाकिस्तान को डिप्लॉय करके दिखा दिया, और उनके पास जहां पेट्रोल डीजल बिल्कुल नहीं था,
और पाकिस्तान की जो चरमराती हुई अर्थव्यवस्था थी उसकी और जो हमने कमर तोड़ी है, क्योंकि जब भी आर्मीज बैरक से निकलती हैं तो एक कॉस्ट होती है जिसमें उसे मेंटेन करना पड़ता है, और वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पाया। तो भारत को चाहिए कि हम अपना जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है उसको वो करें, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट प्रोड्यूस करें, और हमारे यहाँ जो लीडरशिप है, चाहे वो जूनियर लीडरशिप है या मिडिल लीडरशिप है या जो हायर लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो एक आला दर्जे की है। और आपने देखा है कि किस तरह से कारगिल युद्ध में भी देखिए यंग जो रणबांकुरे थे, 541 ऑफिसर्स, जवान और जेसीओ हमने खोए, लेकिन हमने अपनी जो देश की रक्षा की और पाकिस्तान को मार भगाया। तो ये सब चीजें देखते हुए देखिए 3 चीजें युद्ध में बहुत जरूरी होती हैं, मैन, मशीन और मोराल। मैन में हमारे यहाँ का कोई सानी नहीं है, भारतीय जो जवान है उसका कोई मुकाबला नहीं है, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो रही बात मशीन, जब तक आप बढ़िया आला दर्जे की मशीन प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक जवान को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और मोराल भारतीय सेना का हमेशा ऊपर रहता है। और यही आप देखिए चीन की आर्मी देखिए, कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है, वहां लोग लड़ने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती उनकी कनपटी पे बंदूक रख के उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है। तो जहां इस तरह की फौज होगी वो एक मिशन ओरिएंटेड आर्मी नहीं होती है। भारत एक मिशन ओरिएंटेड आर्मी है, और हमने हर रण कौशल में दिखाया है कि किस तरह से भारतीय जो जवान है वो अपनी देश की रक्षा कैसे कर सकते। नहीं बिल्कुल सर, मैं तो ये कहता हूँ कि मैन और मोराल यही हमारी विक्ट्री का राज है। मशीन के लिए तो हम बोल ही रहे हैं, हमारे सीडीएस साहब बोल रहे हैं। बेसिकली हमें ये सरकार को समझना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को। इसमें बहुत आपने शुरू में बहुत अच्छी बात एक कही थी कि युद्ध में तो नुकसान होता है। ये बड़ी संकुचित सोच है कि अगर हम नुकसान की चर्चा करेंगे तो हमारे वोट घट जाएंगे। ये पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ दिक्कत होती है। हमें फैब्रिकेटर नहीं बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। हम फैब्रिकेटर बने हुए हैं, बॉडी हम बनाएंगे, इंजन कोई और लाएगा। फैब्रिकेटर थोड़ा हमको बनना है। फैब्रिकेटर कभी वर्ल्ड लीडर बन सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लिफ्ट की बॉडी हम बना दिए और इंजन आ रहा है लिफ्ट चलाने के लिए। हम लिफ्ट की टेक्नोलॉजी बताएं, मैं बहुत जगहों पर पता करता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ हर विषय के लिए। तो लिफ्ट की हमारे यहाँ बॉडी बनती है, और उसके बाद जो उसका मोटर वोटर है वो बाहर से मंगाते हैं लोग। अब बताइए, तो हम फैब्रिकेशन में है, फैब्रिकेटर। बॉडी हम बना रहे हैं, इंजन आ रहा है जी से, अमेरिका से, हम फैब्रिकेटर है, बॉडी बना रहे हैं। हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मंच पर मौजूद थे, और जब हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा, मैं इन बातों पे बड़ा ज्यादा होता हूं, जो कहा उन्होंने कि हम ऐसे ऐसे समझौते भी साइन करते हैं जो हमें दस्तखत करते वक्त पता होता है कि हमें कभी नहीं मिलने वाला है। ये सामान्य बात नहीं थी सर। बिल्कुल। अगर हमारे देश एयरफोर्स के चीफ रक्षा मंत्री के ही मंच पर कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे भी समझौतों पर दस्तखत करते हैं जो दस्तखत करते वक्त पता होता है कि हमें कभी नहीं मिलना है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और देखिए रक्षा मंत्री के सामने ये स्टेटमेंट, क्योंकि फौज में यही सिखलाया जाता है कि जो चीज सच है आप करेज ऑफ कन्विक्शन से उसे कहिए, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि हमें कोई वोट नहीं लेने हैं। हमें भी मैं मीडिया में अक्सर आता रहता हूँ, कई बार बोला जाता है कि साहब इस तरह के वक्तव्य दिए जाएं। मैंने कहा नहीं साहब, बिल्कुल जो सच होगी उसका हम सपोर्ट करेंगे, जो सच है वही हम कहेंगे। और यही चीज एक सैनिक को सिखाई जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दाई से पेट छुपाना मौत की निशानी। अगर आप अगर किसी मुकालबे में रहेंगे कि साहब हम ये कर देंगे, क्योंकि ये मतलब रील नहीं बन रही है, ये रियल वॉर है, क्योंकि ये कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई रील नहीं बन रही है कि साहब आपने उसको तोड़ मरोड़ के जो कुछ है वो पेश कर दिया। क्योंकि जब तक इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, और वही है कि मरने के बाद अगर आप गंगाजल किसी आदमी के मुंह में डाल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, जीते जी आप उसे पानी नहीं पिला रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब तक आप अपनी जो सेना है, और जब तक इसका इंडिजनाइजेशन, जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा, तब तक हम अपने जो सैनिकों को है वो इक्विपमेंट नहीं दे सकते। क्योंकि देखिए आज का जो वॉरफेयर है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है जी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि किस तरह से हम अपना जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है उसको बदल सकते हैं, किस तरह से हम दुश्मन को आउटस्मार्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा।
मैं आपसे एक सवाल और लूंगा, मैं आपकी बात को और जनरल चौहान की बात को दोनों को मैच करवाता हूं कि देखिए फौजी की बात भले अगल बगल न बैठे हो, बात एक होती है, क्योंकि बात सच होती है और सच कभी भी दो नहीं होते हैं, सच तो एक होता है। लाइए जरा वो भीतर की खबर में रखा था, ये लाइए देखिए क्या कहा है हमारे जनरल साहब ने। सीडीएस चौहान ने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान फाइटर जेट खोने के सवाल पर कहा, क्या कहा, बड़ा गौर से सुनिएगा। जब जब मुझसे हमारे नुकसान के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं यह महत्वपूर्ण है। नुकसान और संख्या के बारे में बात करना बहुत सही नहीं होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, बहुत सही नहीं होगा। उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए आप क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने जाते हैं और आप एक पारी से हार जाते हैं, तो कितने विकेट, कितनी गेंदें और कितने खिलाड़ी हैं, इसका सवाल ही नहीं है। ये परफेक्ट ये होता है जवाब। हटा दीजिए कि जब आप पारी से हार गए, जैसे पारी से भारत जीत गया, पारी से मैच जीत गया, तो अब किसने क्या परफॉर्म किया, बात खत्म। हो सकता है उसमें दो तीन स्टार प्लेयर 0 पे आउट हुए हों, लेकिन पारी से भारत जीता। तो वैसे ही पाकिस्तान को मिट्टी मिलाया, तबाही एकदम पाकिस्तान में आई। अब हमारा क्या नुकसान हुआ ये विषय नहीं है, लेकिन एक विषय है, पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है। ये हमारे डिप्टी आर्मी चीफ ने भी कहा। असली दुश्मन चीन है, और इस बार भी चीन ही लड़ रहा था सर। चीन ही इस बार पीछे से लड़ रहा था, फेस पाकिस्तान। हमें करगिल, आपने करगिल याद दिलाया, आप करगिल के तो योद्धा हैं। करगिल विजय के बाद, करगिल के बाद में नहीं, माफी कहूंगा, करगिल विजय के बाद हमारे देश में एक कमेटी बनी, समीक्षा हुआ। उस जीत के बाद भी समीक्षा हुई, और उस समीक्षा का बहुत सारे नतीजे होंगे, आपको और बेहतर पता होंगे। मैं एक को बार बार फोकस करता हूं। उसी के बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस की स्थापना हुई भारत में। करगिल युद्ध के बाद जो कमेटी बनी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर टेक्निकल इंटेलिजेंस की स्थापना हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई समीक्षा नहीं, कोई नहीं। चर्चाएं हो रही हैं, विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, तमाम जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि भैया बैठिए, ज्वाइंट कमेटी बनाइए, बात करिए। नुकसान आप मत बताइए दुनिया, बात करिए ना कि अगर जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो नुकसान मिनिमाइज कैसे हो सकता है, हमसे कहां पर रह गई। जो बात हमारे सीडीएस ने कहा कि हमको रेक्टिफाई करना पड़ा, शुरुआत में जो नुकसान हुआ उसको रेक्टिफाई किया, और 2 दिन बाद हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसको सबक सिखा दिया। इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं? हम नहीं कहते कि न्यूज चैनल पे हो, न्यूज लॉन्चर पे हो, हमारे साथ कमेटी तो बने। ये नहीं होना चाहिए क्या? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, हर ऑपरेशन कारगिल के बाद भी सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट दी। सीडीएस का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी उसी का एक रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ है। हाँ, लेकिन सरकार ने 20 साल लगा दिए एक सीडीएस अपॉइंट करने के लिए। अब भी मतलब सरकार को इतना समय लगता है। भाई इतना बिल्कुल बढ़िया सिस्टम है। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब जो आउटगोइंग चीफ हो, जो सीनियर मोस्ट हो, उसे सीडीएस का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें कोई वो दो राय है नहीं। लेकिन सरकारें अपना वक्त लेती हैं। उसकी जो रिकमेंडेशन लागू करने में 15-20 साल लग गए। ऐसा नहीं है, हर एक ऑपरेशन के बाद एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके बाद उसको अंदर उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और फिर बाद में वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को या गवर्नमेंट को भेजी जाती है। जब वो ऑपरेशन विधिवत रूप से क्लोज हो जाता है तो फिर उसको डीक्लासिफाई किया जाता है और जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जाता है। तो क्योंकि अभी ऑपरेशन ऑलरेडी जारी है तो शायद गवर्नमेंट, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो जन आवाम के लिए जो इंफॉर्मेशन है, जो एक नागरिक को जानना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन तो शेयर की जा सकती है और वो करनी भी चाहिए। क्योंकि आजकल मीडिया का जमाना है, आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन किसी न किसी बिकॉज एंगल से पहुंची जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि जो कहते हैं ना कुड नो इंफॉर्मेशन जो है वो आवाम को दे दी जानी चाहिए। हाँ, जो ऑपरेशनल रिलेटेड मैटर्स हैं उनकी जब समीक्षा हो जाए, जब वो डीक्लासिफाई हो जाए, तब जाके वो उसके मतलब पार्लियामेंट के पटल पे रखी जा सकती है, जो जन आवाम को दी जा सकती है। लेकिन
इसमें कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब आज ऑपरेशन खत्म हुआ फिर देन यू हैव फॉरगॉटन, सो दैट शुड नॉट बी डन। बिल्कुल, और सीधी सी बात है, हम तो एक बात जानते हैं कि इंफॉर्मेशन रोकना या छिपाना मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के लिए जगह पैदा करता है। कोई भी हो, अगर अगर एक बार ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ गया तो मैं भी चाहूं तो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं पैदा कर सकता, डिस इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो इन्फॉर्मेशन तो दीजिए, आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हो सकता है कि उसका मिसयूज करके मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का दौर चले। ये देना चाहिए। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा, मैं तो अनुरोध हम लोग पत्रकार के रूप में कर सकते हैं, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत स्पष्ट, जैसे कि एक फौज का योद्धा बोलता है वैसे ही एक फौज के अफसर के अंदाज में उन्होंने बोला है, वही बात जनरल चौहान ने भी कही है। निवेदन है कि इस देश की सेना को, पूरे देश में राजनीति करिए, पूरे देश में करिए, सेना को बख्श दीजिए, सेना को, क्योंकि यही है देश की संप्रभुता बचाने वाले। बाकी कोई नहीं है, बड़ा कड़वा सच है लेकिन यही सच है असली। बाकी तो सब वोट की राजनीति में बिजी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के अभिनंदन, प्रणाम आपको। कभी इस फौज के मसले पर हम आपका वक्त थोड़ा लेना चाहेंगे तो जरूर हमें दीजिएगा, इतना निवेदन है आपसे। थैंक यू जय वेरी हिंद, मच। जय हिंद, जय हिंद।